सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये एनवायरनमेंट सब्जेक्ट्स आपके 6 सेमेस्टर के अंदर है। पहले ये सब्जेक्ट्स बेसिकली 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों में होता था, बट BTU के अंदर ये सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर के अंदर है। बेसिकली इस सब्जेक्ट्स के अंदर हम 3 पार्ट में कवर करेंगे चीज़ों को। पहला है इसके अंदर रॉ वाटर इंजीनियरिंग, उसके बाद है इसके अंदर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉइस एंड एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो अपना जो पहला यूनिट है जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला लेक्चर है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे रॉ वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो आपके सामने ही आपके एक डायग्राम शो हो रहा है। इस पूरे यूनिट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने आ रहा है, ये 5 से लेकर 6-7 पॉइंट दिखे हुए सामने। सोर्स ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर डिमांड, पाइप्स रिक्वायर्ड टू कैरी वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सर्विस रिजर्वायर। बेसिकली ये जो पूरा मैंने आपके सामने जो पॉइंट बताए हैं, ये सारे पॉइंट 2 यूनिट को कवर करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो हमारा पहला यूनिट है उसके अंदर हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर आ जाएगा और सोर्स ऑफ वाटर भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 ये हर चीज़ को पढ़ेंगे आराम से। मैंने पहले ही बताया कि ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो एग्ज़ाम आप गेट का दे रहे हो, चाहे वो एग्ज़ाम EST का दे रहे हो, चाहे वो आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो AM का एग्ज़ाम दे रहे हो। जैसे अपने 5th सेमेस्टर में जियोटेक सब्जेक्ट्स पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ही 6th सेमेस्टर में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट्स थोड़ा लेंदी है बट इम्पॉर्टेंट भी है। और ऐसा ना समझिए कि ये सब्जेक्ट्स के अंदर पूरा थियोरेटिकल पार्ट है। ये सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है, पहला लेक्चर है। देखो आपके सामने डायग्राम ड्रॉ हुआ है। अब इधर देखिए एक बार सामने, इसमें क्या है, जो मेरा वाटर आ रहा है। पहली बात तो रॉ वाटर मतलब वो पानी जिसको अब तक अपन ने ट्रीट नहीं किया है। तो जो पानी आ रहा है हमारा कहाँ से आ रहा है, इसका जो सोर्स है वो सरफेस है या सब सरफेस है, डैम है, रिजर्वायर है। ये पाइप नंबर 1 के थ्रू आ रहा है, पंप ऑब्लिक कैनाल में जा रहा है। ठीक है, पंप और कैनाल के थ्रू पानी जा रहा है। पाइप 1 ही चल रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गया। जब तक ये पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे नहीं गया है तब तक इसको बोलेंगे हम रॉ वाटर। जैसे ही पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में चला गया उसके बाद जो पानी आएगा उसको हम बोलेंगे ट्रीटेड वाटर। तो आफ्टर गोइंग इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इट विल कम इन सर्विस रिजर्वायर। सर्विस रिजर्वायर जैसे कि आपकी घरों के पास टंकी लगी होती हैं तो उसको हम बोलते हैं सर्विस रिजर्वायर। सर्विस रिजर्वायर से ये पानी पाइप नंबर 2 से आएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब घरों में पानी आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर 1 बाय 1। नीचे मैंने आपको बताया पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे मेन जो पॉइंट है पूरे चैप्टर के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं हम क्वालिटी ऑफ वाटर की। ठीक है, कि क्वालिटी ऑफ वाटर किस टाइप से होनी चाहिए और उसको डिफाइन करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं या उसको बोलते हैं कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो देखो मतलब एक वो सैंपल, ठीक है, जो कि नेचुरल सोर्स से लिया गया है और बिल्कुल भी ट्रीटमेंट उसमें नहीं किया गया, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रॉ वाटर सैंपल बोला जाता है। ठीक है, और उस पानी की क्वालिटी को जानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स और कुछ पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। उन वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हो गया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PWQP बोलेंगे। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर हो गया, इसको हम PWQP बोलेंगे, QWQP बोलेंगे। एंड बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जिसको हम BWQP बोलेंगे। तो बेसिकली ये 3 वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। जैसे कि नाम में पता लग रहा है फिजिकल मतलब जिसको हम फिजिकली सेंस कर सकें या फेल्ट कर सकें, लाइक टेस्ट हो गया, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, स्मेल हो गया। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, और बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो बेसिकली इन 3 पैरामीटर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। आइए, पहला है मेरा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो एनी पैरामीटर विच कैन बी फेल्ट और सेंस आर एनी ऑफ our senses are referred PWQP। मतलब वो पैरामीटर जो कि हमारे द्वारा फेल्ट किया जा सके या महसूस किया जा सके हमारे सेंसर्स के द्वारा, हमारे सेंसेस के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर बोलेंगे। और ऑल दे इंडिकेट फिजिकल क्वालिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, और ये सब क्या डिनोट करेंगे, फिजिकल क्वालिटी को डिनोट करेंगे, किसकी, वाटर की। तो पहला जो पढ़ने जा रहे हैं हम सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स के नाम में पता लग रहा है कि वो पार्टिकल्स या वो सॉलिड्स जो कि पानी के अंदर किस फॉर्म में हो, सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वाटर इज द फिजिकल क्वालिटी
क्वालिटी पैरामीटर, वेयर एज डिजॉल्व सॉलिड्स इज ए केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। मतलब सस्पेंडेड सॉलिड जो वाटर के अंदर होते हैं वो किस टाइप से पैरामीटर होते हैं, वो होते हैं हमारे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। और डिजॉल्व सॉलिड्स जो कि पानी में क्या है, घुलनशील है, वो क्या होंगे हमारे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। क्योंकि डिजॉल्व सॉलिड्स घुले हुए हैं, इसका मतलब उनके अंदर रिएक्शंस हो चुकी है, तो दे आर नोन एज केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। आगे आते हैं हम, सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वाटर में बी इंड्यूस्ड बाय इनऑर्गेनिक पार्टिकल लाइक क्ले, silt, sand, etc. or due to organic particle like plant, fiber, tree, leaves, algae, plankton, etc. or may come from immiscible liquid like oil and grease। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो वाटर में किस तरीके से आते हैं, हो सकता है वो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के थ्रू आ जाए। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के यहाँ क्या मतलब हो गया कि जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता या कार्बन की बॉन्डिंग नहीं होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हुआ क्ले, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया। और सस्पेंडेड सॉलिड्स कहाँ से आते हैं पानी के अंदर, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के थ्रू आते हैं। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स या ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन की बॉन्डिंग होती है, कार्बन पाया जाता है। लाइक क्या हो गया, प्लांट हो गया, फाइबर हो गया, ट्री लीव्स हो गई, एल्गाए हो गया, मतलब काई बोलते हैं इसको, प्लांक्टन। और ये कहाँ से सकता है, इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड मतलब वो लिक्विड जो कि खुलते नहीं है, घुलनशील नहीं होते, जैसे ऑयल और ग्रीस। अगर ऑयल और ग्रीस को मैं पानी के अंदर डालूंगा तो ये ऊपर तैरते रहेंगे, ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मैटर, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आएंगे नोट के, तो दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनिक मैटर मे बी डिकम्पोज्ड बायोलॉजिकली बट इनऑर्गेनिक मैटर डज नॉट डिकम्पोज बायोलॉजिकली। इसका मतलब क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो तो बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो जाते हैं। बायोलॉजिकली डिकम्पोज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वो बायोलॉजिकल डिकम्पोज हो जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में जो कार्बन प्रेजेंट होता है उसको एज ए फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एज ए फूड के रूप में कंज्यूम किया और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे काम आ जाती है। लेकिन इनऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर जब कार्बन पाया ही नहीं जाता तो बायोलॉजिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं केले के छिलके का, तो केले के छिलके को हम ऐसे ही डाल देंगे। अगर हमने ऐसे मिट्टी में डाल दिया और हमने 5-10 दिन बाद देखा तो वहाँ पर वो केले का छिलका आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर कार्बन था वो आसपास के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्लास्टिक की बोतल की, दैट इज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो वहाँ उस प्लास्टिक की बोतल को वो एज इट इज़ 5 दिन बाद देखें, 10 दिन बाद देखें, आपको एज इट इज़ मिलेगी, क्योंकि वो वहाँ पर बायोलॉजिकल डिकम्पोज नहीं हो पाई है। तो हम बात करते हैं आगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वाटर इंड्यूस्ड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एज दे मेक द वाटर एस्थेटिकली अनप्लीजिंग। अब क्या बात करते हैं कि जैसे कभी कभार पानी देखा होगा, अगर पानी के अंदर कुछ पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं तो हमारा ये साइकोलॉजी बन जाती है कि ये पानी क्या है, साफ नहीं है, पीने योग्य नहीं है। सस्पेंडेड सॉलिड्स इफ ऑर्गेनिक इन नेचर मे रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स नेचर में किस टाइप से हैं, ऑर्गेनिक हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगी, वहाँ पे बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी जो कि किसके थ्रू होंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो जाएंगी। सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन साइड टू बोथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएजेंट्स दस द इंटरफेयर विद द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो अपनी स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन साइड प्रोवाइड कराते हैं किसको, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएजेंट्स को। और इससे होता क्या है कि जो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर होता है उसमें काफ़ी इंटरफेरेंस होता है। मतलब कि अगर ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे पानी के अंदर अवेलेबल हैं तो क्या होगा, हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर होगा, जब हम वाटर का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब वो प्रॉब्लम्स केमिकली भी उसकी और बायोलॉजिकल रीजेंट्स के थ्रू भी होती हैं जो कि सस्पेंडेड सॉलिड से आते हैं। आगे देखते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स लीड्स टू इनक्रस्टेशन इन पाइप्स देयर बाय रिड्यूस द डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। अब सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या करते हैं, अब जिस पाइप के थ्रू हमारा पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर उस पाइप के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स बैठ जाएंगे तो क्या होगा, उस पाइप के अंदर क्या हो जाएगा, जो पानी जा रहा है उसके जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो एक पाइप है जिसका डायमीटर मान के चलते हैं हम 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उस पाइप के थ्रू मेरा पानी जा रहा है लेकिन उस पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड अवेलेबल है, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स उस पानी के अंदर बैठना चालू करेंगे। जैसे बैठेंगे तो जो डिस्चार्ज हमारा 10 सेंटीमीटर के डायमीटर जा रहा था वो डिस्चार्ज हमारा 10 सेंटीमीटर डायमीटर से नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा, तो इसका मतलब डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि मेजरमेंट कैसे करते हैं इन सस्पेंडेड सॉलिड्स का। देखो यहाँ पर कि हम सस्पेंडेड सॉलिड का मेजरमेंट करना हो तो इसके लिए कुछ एक टेक्निक यूज़ में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि बाय विच टेक्निक वी कैन यूज़ और वी कैन मेजर द सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो इसके अंदर वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम सस्पेंडेड सॉलिड्स का मेजरमेंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक।
तो सॉलिड्स इन वाटर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग ग्रेविमेट्रिक टेक्निक इन विच वेट ऑफ पैरामीटर इज नोटेड। ये वो टेक्निक है जिसके अंदर पैरामीटर का क्या नोट किया जाएगा, वेट नोट किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखो, इसको समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम से प्रॉपर क्लियर हो जाएगा आपको। आपसे में डायग्राम है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में देखते हैं तो एक वेसल था, उस वेसल के अंदर हमारा पानी था। तो उस पानी में नो डाउट टोटल सॉलिड्स होंगे, मतलब सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे और डिजॉल्व सॉलिड्स होंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं अलग करने के। पहले हम क्या करते हैं, इस पानी को हम 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। जैसे हमने हीट किया तो हमारे पास पानी इवेपोरेट हो जाएगा और टोटल सॉलिड अवेलेबल हो पाएंगी। इस टोटल सॉलिड में सस्पेंडेड सॉलिड भी हैं, डिजॉल्व सॉलिड्स भी हैं। एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, इस पानी को एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं, इस फिल्टर पेपर से पास ऑन कराते हैं। तो जो हमारा सॉलिड डिज़ोल्व है वो सॉलिड तो हमारा अंदर रह जाएगा उस पानी के अंदर, बट जो सॉलिड हमारा सस्पेंशन में है वो सॉलिड्स हमारा फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे क्या बोला गया है, रेसिड्यू। इस रेसिड्यू में हमारे सॉलिड्स भी हैं और वाटर भी हैं। अब इस सस्पेंडेड सॉलिड जो कि फिल्टर पेपर के ऊपर है, इसके अंदर से हमको पानी गायब कर रहे हैं, ओनली सस्पेंडेड सॉलिड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस रेसिड्यू को 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ही हमने इसको 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट प्रोवाइड कराई तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास वहाँ पर सस्पेंडेड सॉलिड्स आ जाएंगे। ठीक है, अब सस्पेंडेड सॉलिड्स के अंदर भी दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स और इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को ही हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल सॉलिड्स या फिर नॉन फिक्स्ड सॉलिड्स, और इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स या फिक्स्ड सॉलिड्स। तो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स कौन से हो गए हमारे, वोलेटाइल सॉलिड्स और नॉन फिक्स्ड सॉलिड्स, और इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या हो गए हमारे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स या फिर फिक्स्ड सॉलिड्स। तो जैसे ही सस्पेंडेड सॉलिड्स को हमने 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट प्रोवाइड कराई, तो जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स थे या फिर वोलेटाइल सॉलिड्स थे या फिर नॉन फिक्स्ड सॉलिड्स थे, वो तो हवा में, या वो तो क्या होगा, हमारा पानी वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सस्पेंडेड सॉलिड्स को जब हमने 600 to 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया, तो जो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो यहाँ पर बच जाएंगे और ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स वो हवा के अंदर उड़ जाएंगे। तो जो टोटल हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स था, इसमें से अगर हम इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स आ जाएंगे। सेम केस क्या होगा, जो हमारे डिजॉल्व सॉलिड्स था उसके साथ करेंगे। सस्पेंडेड सॉलिड्स खत्म हो चुके हैं, डिजॉल्व सॉलिड को हम 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, अब इसके अंदर देखो टोटल सॉलिड्स हम पहले निकाल चुके हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स आ चुके हैं। तो या तो एक तरीका ये है कि टोटल सॉलिड में से हम सस्पेंडेड सॉलिड माइनस कर दें, या फिर डिजॉल्व सॉलिड्स और वाटर क्या होगा 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और डिजॉल्व सॉलिड्स आ जाएंगे। अगेन डिजॉल्व सॉलिड्स के अंदर भी हमारे पास दो सॉलिड्स हैं, ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स एंड इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स। तो अगेन हमको पता है कि इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स क्या होते हैं, हमारे नॉन वोलेटाइल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो जैसे ही हमने डिजॉल्व सॉलिड को 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया तो हमारे पास जो बॉटम के अंदर इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड बच जाएंगे, बाकी जो डिजॉल्व सॉलिड्स है, ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स है, वो हमारे हवा में वोलेटाइल हो जाएंगे। अब इसके अंदर बात करते हैं, यहाँ पर यही हमारी ग्रेविमेट्रियोमेट्रिक टेक्निक कहलाती है, यही ऊपर लिखी हुई है। अब इसके अंदर बात करते हैं हम एक्सेप्टेबल लिमिट और लिमिट फॉर कॉज ऑफ रिजेक्शन। टोटल सॉलिड की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो है 500 मिलीग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कम से कम 1 लीटर में 500 मिलीग्राम तो हमारे पास टोटल सॉलिड्स अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो सारे मिनरल्स खत्म हो जाएंगे तो वो पानी हमारे पीने के लायक नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी लिमिट होती है, तो ये हो गया एक्सेप्टेबल, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद लिमिट फॉर कॉज ऑफ रिजेक्शन मतलब 2000 मिलीग्राम पर लीटर। इसका मतलब 1 लीटर में 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा सॉलिड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो हमारा पानी पीने लायक नहीं है। अगर हम बात करें EPA मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसके अकॉर्डिंग जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है दैट इज़ 30 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये जो भी आपको स्टैंडर्ड बताए जाएंगे, स्टैंडर्ड आपको सारे याद रखने हैं। एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं कि टोटल सॉलिड की एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है, या फिर एज पर EPA सस्पेंडेड सॉलिड्स की लिमिट कितनी होती है, तो आपको ये सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे लेक्चर में दैट इज़ टर्बिडिटी ऑफ वाटर। तो वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से रहिए घरों के अंदर आप। बाय बाय।